दोस्तों नमस्कार। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था और बहुत से यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया था। इंफॉर्मेशन भी आई थी कि इंडिया 114 रफाल फाइटर जेट की डील कर रहा है फ्रांस के साथ और इसके ऊपर यह भी बात की गई थी कि वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। टोटल कॉस्ट होगी $36 बिलियन की और ये भी उसमें बात की गई थी कि फ्रांस रेडी हो गया सोर्स कोड देने को। लेकिन इंडिया के अंदर एक और बात उठ रही है कि रफाल क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा किया था कि रफाल यहाँ पे गिरा दिए हमने, लेकिन रफाल कोई गिरा नहीं, उस पर हमें भरोसा है। उसने जिस तरीके से परफॉर्म किया ऑपरेशन सिंदूर में, इसीलिए इंडिया ये फाइटर जेट ले रहा है। और आज रफाल की वर्ल्ड में इतनी डिमांड है कि इंडिया के परचेज करने के बाद और बहुत सी कंट्री से रफाल खरीदने शुरू कर दिए हैं। उनके पास 350 रफाल का ऑर्डर पहुंच गया है। इवन यूक्रेन उनसे ले रहा है इन प्लेन की परफॉर्मेंस को देख करके, और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फेल हो गया। इवन यूएस के F-35 नहीं बिक रहा है, लेकिन रफाल बिक रहा है, जबकि रफाल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। और अब यह भी कहा जा रहा है कि इंडिया जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करने जा रहा है। कैसे इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी, हमने पहले वीडियो बनाया था। उदय शंकर पानी जी, इंडिया सोच रहा है कि हम 50 स्क्वाड्रंस करें, क्योंकि हमारे जो एयरफोर्स के चीफ हैं वो डिफेंस मिनिस्टर के साथ जाकर के मिले पीएम मोदी को, और उन्होंने उनसे डिमांड की कि हमको 50 स्क्वाड्रन चाहिए। 40 स्क्वाड्रन से हमारा 42 स्क्वाड्रन से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे दुश्मन हमें घेर रहे हैं आसपास से। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ आपका चाइना खड़ा है। तो पीएम मोदी ने अप्रूवल दे दी। इसी पे चर्चा करेंगे। आप क्या इसमें बोलना चाहेंगे? फिर मैं अपनी पूरी डिटेल दूंगा लोगों को कि कैसे हम इसको इंक्रीज करेंगे अपने स्क्वाड्रंस को। क्या होता है सर, एक तो मशीन की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, टर्म्स कंडीशन क्या है और हमारे देश को क्या इसमें फायदा है। अगर ये रफाल इंडिया में बनने शुरू होते हैं तो इट विल हेल्प द एम्प्लॉयमेंट एंड इट विल आल्सो हेल्प द रफाल ब्रांड एज सच, कि इतनी ज्यादा डिमांड अगर अलग अलग फॉरेन कंट्रीज वगैरह मांग रहे हैं तो उनकी प्रोडक्शन भी तो होनी चाहिए। इनको तो टाइम लगता है, फ्रेंच लोग जब बनाते हैं तो उनको टाइम लगता है। तो हिंदुस्तान में जरा फैसिलिटीज और बेटर हैं जाके, और वी कैन रियली इवन इन क्वांटिटी वी कैन मेक बेटर रफाल। अभी रफाल का सर सीधा पता लगता है, अमेरिका इतना हिल गया एकदम बिल्कुल जिस तरह से इंडिया का रफाल का परफॉर्मेंस रहा। पाकिस्तान तो बोलता रहा 5 टूटे हैं जी, 6 टूटे हैं। अच्छा, कोई प्रूफ नहीं। प्रूफ किधर है? वो बोलते हैं जी वो यूट्यूब में आया था जी, उसके यूट्यूब में आया था, उसके यूट्यूब में आया था। अच्छा, ऊपर नेले पे दला हमारा ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, वो कहता है कि 6 नहीं 7 नहीं 8 प्लेन गिरे। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके जो प्लेन्स हैं वो कोई खरीदने का नहीं, और इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो गई तो दुनिया इस प्लेन के पीछे भागने वाली है। तो इसलिए उनकी घबराहट हो गई अमेरिका की। तो आई एम वेरी हैप्पी। अगर ये देखिए, मोदी जी कुछ अगर डिसीजन लेते हैं वो उनका एक ही एंगल रहता है, वो है देश हित। और यहाँ कोई खिला नहीं रहा, खा नहीं रहा। इससे पहले कांग्रेस के तो हर आर्म डील के अंदर जाके साला सीधा पीएमओ के अंदर ही पैसा जाता था, हर डील में, चाहे चावल हो रशिया के लिए या प्लेन हो या कोई भी हो, उसके अंदर सीधा पैसा पीएमओ में जाता था। और ये खास तौर से जब से अपनी सोनिया गांधी आई है तो ये करप्शन तो एकदम पीक पे है। तो अभी ना कोई खा रहा है ना कोई खिला रहे हैं हम लोग। और अगर ये प्लेन देश के लिए अच्छा है और अगर यहाँ बनना शुरू करेगा, 80% यहाँ प्रोडक्शन उसकी होती है, तो आई थिंक सोने पे सुहागा सर। उदय, आपने बात की पैसे खाने की। मैं आपको बता दूं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे इंफॉर्मेशन आई थी कि एक पावरफुल लेडी कांग्रेस के अंदर वो कमीशन खाती है हर एक डील के अंदर, और ये पक्की इंफॉर्मेशन थी। इसके डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड किए गए थे, लेकिन किसी न किसी वजह से गवर्नमेंट को प्रेजेंट नहीं की गई। इससे पहले एक और हमारे मिनिस्टर थे, जिनका डिफेंस मिनिस्टर थे, जिनका बेटा एक सीएम है, उनके खिलाफ भी एक कंप्लेंट थी। कंप्लेंट क्या थी? पूरे प्रूफ दिखाए गए थे उनको कि उन्होंने पैसे खाते थे हर एक जो डील होती थी हमारी डिफेंस की। लेकिन आज जो रफाल की डील हुई है, यहाँ पे इन्होंने फ्लोट करना था टेंडर, जिसके अंदर ग्रिपेन को ही बुलाना था, जो यूरोपियन फाइटर जेट है, रशिया को बुलाना था, यूएस को बुलाना था। उस पर बात चल रही थी बहुत सालों से, लेकिन साथ में फ्रांस भी था। लेकिन बाद में इंडिया ने कहा, जो हमारे डिफेंस के लोग हैं, उन्होंने कहा जी हमें तो ये रफाल जेट चाहिए
और उससे क्या है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, कोई कमीशन का चक्कर नहीं होगा और हमें जल्दी मिलेंगे, नहीं तो हमें 2 साल और लग जाएंगे। क्योंकि ये जो डील है बहुत सालों से चल रही थी कि हम 114 फाइटर जेट लेंगे और इसी चक्कर में कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी मॉडिफिकेशन आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी 5th जनरेशन की बात हो गई, तो डील हो नहीं पाई। लेकिन अब फाइनली ये डील हो रही है। जब पीएम मोदी आए थे तो उन्होंने 2015 में 36 रफाल लिए थे $8.7 बिलियन पे और वो हमें डिलीवर कर दिए थे 2022 तक। उन्हीं की वजह से हम ऑपरेशन सिंदूर के अंदर सक्सेसफुल हुए और फिर 2025 में हमने एक और डील फाइनलाइज कर दी 26 रफाल एम की, जो हमारी नेवी के लिए चाहिए, यानी कि विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए चाहिए, वो भी हमें मिल जाएंगे 2028 और 29 तक। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आगे बात करता हूँ। सर, हिंदुस्तान में एक बहुत पावरफुल पॉपुलेशन थी यहाँ पर लोगों की और बड़े इन्फ्लुएंशियल थे, सरकारों को हिला देते थे, एंड दे वर कॉल्ड द आर्म्ड एजेंट्स। जो जितनी भी गवर्नमेंट की डील होती थी अपने टैंक लेने की या जीप लेने की या सोल्जर्स के जैकेट्स की या उनके हेलमेट्स की, ये आर्म डीलर्स के थ्रू होता था और मोटी ताजी ये लोग कमीशन खाते थे, जिसके अंदर वो सरकार को भी देते थे, प्राइम मिनिस्टर को भी जाता था, डिफेंस में। अब वो क्या हो गया, वो हो गया बंद, वो अभी अब आ नहीं रहा। तो इसलिए तिलमिला गया ऑपोजिशन कि यार ये मोदी कब जाए जो हमारे आर्म डीलर वापस प्रोमिनेंट हो जाए, फिर पैसा खाना शुरू करें और हम लोग मिल बैठ के खाए पिए यार, मजे करें यार। ये आदमी तो ना खाता है ना खाने देता किसी को भी। तो ये आर्म एजेंट्स वर द वेरी पावरफुल पीपल, आई एम टेलिंग यू, दे वर वेरी पावरफुल। देखो उदय देखिए, आप डॉन जो होते हैं, डॉन कैसे बनता है? डॉन को पुलिस प्रोटेक्शन होती है, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन होती है। इसी तरीके से जो आर्म डीलर होते हैं वो उनको प्रोटेक्शन दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। और जैसे मैंने कहा कि एक डील चल रही थी जिसके अंदर सारी की सारी कमीशन जा रही थी इनको, जो कुछ लीडर्स बैठे हैं, मतलब बीच के लोग खाते हैं पैसा, लेकिन मेन जो आदमी होता है वो पावरफुल आदमी होता है, जो गवर्नमेंट के अंदर बैठा होता है या गवर्नमेंट के पास होता है। इसी तरीके से एक पावरफुल लेडी जो कांग्रेस को रूल करती थी एक हिसाब से, वो डील करती थी, वो पैसे खाती थी। उसके जाने के बाद सब कुछ बंद हो गया। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब बफोर गन्स ली गई, बड़ी अच्छी गन्स थी स्विट्जरलैंड से, लेकिन बाद में इंफॉर्मेशन आई यहाँ तो पैसे खाए गए। और ये बात स्विस गवर्नमेंट ने रिलीज की, क्योंकि उस गवर्नमेंट का कुछ वहां पे कंट्रोल भी था उस कंपनी के अंदर। तो मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहा था, मैं उस जगह पे था जहां पे इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इंडिया के बाहर चल रही थी। तो वहां पे खबर आई कि एक वकील आया, वो आया, कहता जी इसके ऊपर तो इस आदमी ने पैसे खाए हैं और हमने सारी की सारी डिटेल इकट्ठी की और साथ में सीबीआई को बुला दिया, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते इस टाइप की। इन्वेस्टिगेशन का काम करती सीबीआई, जो केस वो हैंडल करती है। हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई जरूरत होती है तो हेल्प करते हैं। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। लेकिन उसके बाद जो हमारे मुलायम सिंह थे, एक टाइम डिफेंस मिनिस्टर थे, उसने उस डील को खत्म कर दिया, यानी कि उस इंक्वायरी को क्लियर कर दिया और राजीव गांधी को सेव कर लिया। फिर एक बीजेपी के लीडर थे एल.के. अडवाणी, उन्होंने भी यही किया कि राजीव गांधी को क्लियर चिट दे दी। क्यों दे दी? इसलिए दे दी कि अगर कभी उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने की जरूरत पड़े तो सोनिया गांधी उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, ये पर्पस था इसीलिए। लेकिन आज हम इसी पे बात करते हैं कि अब क्या करने जा रहे हैं। देखिए क्या है कि हमारे पास 31 सूद साहब, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, मेरे बॉलीवुड का कनेक्शन, मेरी तो अथॉरिटी इसी टॉपिक पे है। तो सर यहाँ पर बॉफर्स के अंदर 101% सारे प्रूफ थे कि पीएमओ राजीव गांधी के अंडर वो खा रहा था पैसा, बहुत जबरदस्त। दो फैमिलीज एक फैमिली की तरह थी, वो है बच्चन फैमिली एंड द गांधी फैमिली। इन्होंने क्या किया, जैसे ही राजीव गांधी को पता लगा कि यार ये मैं फंस रहा हूं, उसने फंसा दिया अमिताभ को। वो तो दूसरे चक्कर में फंसाया था, डिफेंस डील में नहीं फंसाया था। वो देखिए, वो राइस डील थी, रशिया की राइस डील थी, आई नो वो डील थी आके, बट डेफिनेटली वो थोड़े बहुत जो उनके स्कैंडल होने लगे तो उसको वहां फंसा दिया जाके, जो बेचारा बाहर गया फॉरेन कंट्री, और फिर उसके बाद उसको वापस आना पड़ा आफ्टर द क्लियरेंस। तो ये लोग किसी के नहीं है सर, ये गांधी किसी के भी नहीं है। ये अगर अपने फायदे के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड को भी बर्बाद कर देंगे। तो अमिताभ को वापस आया, उसके बाद ये फैमिली अलग हो गई दोनों। अच्छा चलो हम अच्छे टॉपिक पे आते हैं। अगर हम करप्शन की बात करेंगे तो मेरे पास बहुत सी चीजें हैं, इवन बिफोर की जो करप्शन थी उसके ऊपर बहुत सी चीजें हैं, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्या क्या कितने पैसे खाए, क्यों। लेकिन अब रफाल की बात कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट इस टाइम पे, हमारे पास है इस टाइम पे 31 क्वार्टर्स,
और हमें इस टाइम पे जरूरत थी 42 स्क्वाड्रन की, जो हमारी मिनिमम थी, और उसके लिए हम जो रफाल ले रहे थे, रफाल जो हमारी इस टाइम पे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसको हम पूरा करने के लिए ले रहे थे, ताकि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पहुंच जाए 42 पे। इवन जो हमारे तेजस का प्रोजेक्ट है वो डिले हो गया, और उसके अंदर भी हमको करीब करीब 200 प्लेन बनाने हैं, वो भी डिले हो गए, क्योंकि अमेरिका ने हमको इंजन सप्लाई नहीं किए। लेकिन अब जी के इंजन हमारे पास आ रहे हैं, और उसी तरीके से फ्रांस के जो सफरन है उसने भी अपने M88 इंजन इंडिया को देने का वादा कर दिया है, और यहाँ पे एक फैक्ट्री लग रही है इंडिया, और इंजन इंडिया के अंदर बनेगी। यानी कि तेजस के फाइटर जेट या तेजा M के बने, और तेजा 2 जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट है वो इंडिया के अंदर बनने शुरू हो रहे हैं। बहुत जल्दी इनकी प्रोडक्शन का काम भी स्टार्ट हो चुका है, और तेजस MK2 बनने शुरू हो जाएंगे 2030 के बाद से। तो हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो तो पूरी हो जाएगी। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारी जो एयरफोर्स है, उन्होंने कहा जी हमको 50 स्क्वाड्रन चाहिए, और साथ में हमारे कुछ फाइटर जेट्स है जो हमको डिस्कार्ड करने होंगे कुछ टाइम के बाद। हमने जैसे MiG-29 को डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि उसकी लाइफ टाइम पूरा हो चुका था। अब हमारे पास फ्लीट है जगुआर फाइटर जेट की, ये डीप स्ट्राइक फाइटर जेट है, और इनको रिटायर कर दिया जाएगा 2035 तक। तो इसके लिए भी हमें जरूरत है और फाइटर जेट की। साथ में MiG-29 फाइटर जेट, इनको रिटायर कर दिया जाएगा 2030 तक, तो इसकी भी हमें पूरी करनी पड़ेगी। कहां से हम पूरी करेंगे? और इसी तरीके से जो मिराज 2000 फाइटर जेट है जो हमने लिए थे फ्रांस से, वो हमको 2038 से लेकर 2040 तक डिस्कार्ड करने पड़ेंगे। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है या जो हमारे एयरफोर्स की चीफ है उनकी बात को ध्यान से सुना और उसके ऊपर अप्रूवल दे दी। अब 2 स्क्वाड्रन यानी कि कम से कम 36 एक स्क्वाड्रन के अंदर 18 फाइटर जेट होते हैं, यानी कि 36 फाइटर जेट और बनेंगे इंडिया के अंदर। अब देखिए हमारे पास 36 स्क्वाड्रन के फाइटर जेट तो हमने ले रखे थे रफाल के, 26 हम ले रहे हैं नेवी के लिए, और साथ में हम ले रहे हैं 114 फाइटर जेट रफाल और 36 और लेंगे, तो जो टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी वो पार कर जाएगी 200 फाइटर जेट को। लेकिन साथ साथ क्या है कि जो फाइटर जेट हम दे रहे हैं फ्रांस से, उसमें से कुछ फाइटर जेट होंगे जो हमें इमीडिएटली दे दिए जाएंगे, यानी कि 18 एक स्क्वाड्रन फाइटर जेट हमको दे दिए जाएंगे जो फ्रांस के अंदर बने होंगे, ताकि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ थोड़ी सी कंट्रोल में आ सके। और जो फाइटर जेट इंडिया के अंदर बनेंगे वो बनेंगे नागपुर के अंदर, जहां पे फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने का काम भी स्टार्ट कर दिया गया है, और इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी 2028 तक। साथ में फ्यूजलैक्स वो बनाए जा रहे हैं टाटा के द्वारा, जापान की इसकी फ्रांस की सैफ्रन के साथ मिलकर के। तो उसके अंदर 25 फ्यूजलैक्स हर एक साल के अंदर बनाए जाएंगे। फ्रांस का जो प्रोडक्शन रेट है वो 12 था हर एक साल के अंदर, उसको इंक्रीज कर दिया 24, फिर उसको इंक्रीज कर दिया 36। लेकिन फ्रांस को भी जरूरत है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक ऑर्डर पड़ा है 350 फाइटर जेट का, तो उनको तो फाइटर जेट डिलीवर करने में लग जाएंगे 30 साल, फिर हमको 18 भी देने उन्होंने। तो उन्होंने कहा भाई आप अपनी कंट्री के अंदर बनाइए, तो इंडिया नागपुर के अंदर फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रहा है, यहाँ पे बनाए जाएंगे आपके रफाल। और उसके अंदर क्या होगा कि जब उनकी रिपेयर का काम होगा, मेंटेनेंस का काम होगा, वो भी वहीं किया जाएगा। तो सारी की सारी चीजें इंडिया के अंदर बनाई जाएंगी। तो हमें कभी कोई जरूरत होगी अपग्रेड करने की जब, तो हम उसको कर पाएंगे। साथ में जो भी हमने इस पे अपने जो मिसाइल लगानी वो भी लगा पाएंगे, क्योंकि वो हमें सोर्स कोड दे रहे हैं। और सोर्स कोड से क्या है कि हम अगर इसके अंदर अपने जो भी मिसाइल लगाना चाहे वो लगा सकेंगे। वैसे जो फ्रांस की मेट्रो जो मिसाइल है वो भी बहुत पावरफुल है, रेंज भी उसकी 200 किलोमीटर से ऊपर है। साथ में कुछ और मिसाइलें हैं जो फ्रांस हमें दे रहा है वो भी है। साथ में हमारे पास जो अपनी मिसाइलें बनती हैं वो भी हम लगाएंगे, जैसे कि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर यूज किया। लेकिन साथ में क्या है कि एक हमारी टीम पहुंची हुई है रशिया के अंदर। रशिया ने अपना Su-75 जिसको चेकमेट कहते हैं उसकी टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट कर ली है, और उसी टाइम पे हमारी टीम पहुंची थी रशिया के अंदर, और उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस को देखा और अप्रूव कर दिया। तो इंडिया ने एक तरीके से अप्रूवल दे दिया है रशिया के Su-57 जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। इसके कम से कम 4 स्क्वाड्रन इंडिया लेने की तैयारी कर रहा है। इसको इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा, और इनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा नासिक के अंदर, जहां पे Su-30 MKI का प्रोडक्शन लाइन को चलाया जा रहा है या उसकी अपग्रेडेशन की जा रही है। और ये प्लांट स्टार्ट हो जाएगा अगले साल में, यानी कि 2029-27 में प्लांट रेडी हो जाएगा, और वहां पे काम शुरू हो जाएगा Su-57 फाइटर जेट को बनाने का। अब लोग कहते हैं कि रफाल ले रहे हो, Su-57 ले रहे हो, तो डुप्लीकेशन हो जाएगा। लेकिन जो Su-57 है ये है 5th जनरेशन का फाइटर जेट, यानी कि और इसके अंदर जो मिसाइल लगेगी वो लगेगी 400 किलोमीटर की रेंज की, पूरा पाकिस्तान कवर कर सकेंगे इंडिया के अंदर बैठ करके। तो इस फाइटर जेट का क्या है कि जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है ये पाकिस्तान के अंदर घुस के उनका पूरे डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करेगा। अगर कभी इंडिया की लड़ाई होती है फिर हमारे दूसरे फाइटर जेट जा सकते हैं उसके अंदर अटैक करने के लिए। दूसरी तरफ इंडिया 2 से 3 स्क्वाड्रन देने की बात कर रहा है Su-75 चेकमेट जिसको कहा जाता है,
चेकमेट एक छोटा प्लेन है, सिंगल इंजन का फाइटर जेट है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और ये बहुत इफेक्टिव भी है। इसके अंदर हर एक टाइप के इक्विपमेंट भी लगे होंगे। तो इंडिया इस तरीके से अपनी जो स्ट्रेंथ है एयरफोर्स की, उसको पुशअप कर रहा है। और हमारे पास 50 स्क्वाड्रन की इस टाइम पे बात चल रही है कि 50 स्क्वाड्रन हमारी हो जाएंगी 2035 से पहले। तो इंडिया इसलिए तैयारी कर रहा है कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर सारी कंट्री अपनी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ है चाइना। और पाकिस्तान की जो स्क्वाड्रन है, शायद उसकी जो स्ट्रेंथ है वो है 23 स्क्वाड्रन की, और 23 स्क्वाड्रन से ज्यादा हम इस टाइम पे ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं हमारे एयरफोर्स के लिए। दूसरी तरफ अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के पास तो बहुत ज्यादा उनके फाइटर जेट हैं, 800 से ज्यादा उनके पास फाइटर जेट है, और काफी उनके पास जो 5th जनरेशन के वो भी फाइटर जेट है। तो इंडिया अपने आप को स्ट्रेंथन करने जा रहा है, साथ में 5th जनरेशन फाइटर जेट भी लेगा और रशिया को इन्वॉल्व करेगा। और इसी तरीके से हमारी टीमें गई हैं इस टाइम पे इसराइल के अंदर, उनके मिसाइल लेने के लिए, उनके सिस्टम को चेक करने के लिए, ताकि उनको प्रिक्योर किया जाए और हमारे जेट्स के अंदर अगर जरूरत पड़े तो उनको लगाया जाए। इंडिया अपने आप को पूरे तरीके से तैयार कर रहा है। एक वार लाइक सिचुएशन बन रही है, क्योंकि कभी भी इंडिया का वार हो सकता है पाकिस्तान के साथ, ये पूरी उम्मीद की जा रही है। लेकिन तब तक हमें कुछ चीजें मिल जाएंगी, कुछ हम वेट करेंगे। लेकिन ना भी हो तो पाकिस्तान को इंडिया सोच लिया कि तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा, बर्बाद करेंगे, चाहे तुम्हारे पीछे रशिया खड़ा हो, चाहे तुम्हारे पीछे खड़ा हो तुर्की, चाहे तुम्हारे पीछे खड़ा हो चाइना। तो आज इंडिया अपनी एयरफोर्स को स्ट्रेंथन कर रहा है। दूसरी तरफ हमारे पास अवाक्स भी हैं, और ज्यादा अवाक्स हम बना रहे हैं। अवाक्स वो प्लेन होते हैं जो प्लेन उड़ करके हवा के अंदर पूरे के पूरे मॉनिटर कर सकते हैं। कोई भी अगर पाकिस्तान की तरफ से प्लेन उड़ता है या हमारे प्लेन जाते हैं, उनको पूरी गाइडेंस दी जाती है, वो भी काम कर रहा है। साथ में हम अपनी डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं नेवी की तरफ भी। नेवी के इस साल के अंदर 19 वारशिप बनाए जाएंगे, यानी कि रिलीज कर दिया जाएगा नेवी को। और नेवी अपनी जो बनाना चाहती है नेवी को ब्लू वाटर नेवी, ताकि हम किसी भी हिस्से में बढ़ के जा सके और अपना रोल प्ले कर सके। इंडिया अपनी डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई हमें वेनेजुएला की तरह कमजोर समझ के हमारे पे अटैक ना करे। 1962 में पाकिस्तान ने इसलिए हमारे पे अटैक, चाइना ने इसलिए अटैक किया था कि उसको पता था कि इंडिया कमजोर है, इंडिया की तैयारी नहीं है, इसलिए चाइना ने अटैक किया। 1965 में पाकिस्तान ने इसलिए अटैक किया कि उसको था कि इंडिया तो चाइना से हार चुका है, और हमारे पास तो लेटेस्ट इक्विपमेंट भी है जो रशिया, जो हमें यूएस ने दिए या वेस्टर्न कंट्रीज ने दिए। अगर हम पावरफुल होंगे तो कोई सोचेगा भी नहीं हमारे पे अटैक करने की। और आज हम अपनी डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और बहुत जल्दी इंडिया एक पावर बनेगा। और एक क्रिकेट से 1947 तक जो 2047 तक पीएम का जो सपना है, इंडिया वर्ल्ड की एक फास्टेस्ट इकोनॉमी तो होगी, साथ में होगी सुपर पावर, उसी तरफ इंडिया चल रहा है। दिविश गुरु, यस, मुझे लगता है कि हमने बहुत कुछ कन्वे कर दिया और लोगों को यही बता दिया कि हमारा क्या जो मेरी नॉलेज थी मैंने लोगों से शेयर कर दी। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद सर, भारत माता की जय।